इस फिल्म की कहानी ली नाम के आदमी के ऊपर है, जो इस फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक एक बम के ऊपर बैठा होता है और साथ ही साथ इसके दो बच्चे भी इसके साथ गाड़ी में फंसे होते हैं और कैसे भी ली को अपने बच्चे और खुद को इस बम से बचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी, जिसका नाम है हार्ड हिट। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें ली और उसके फैमिली को दिखाया जाता है, जो आपस में एक दूसरे से ज्यादा खुश नहीं होते हैं। इसका मेन रीजन ली होता है, जो अपने कामों में ही ज्यादा बिजी होता है और जिसके कारण अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाता। ली की एक बेटी होती है जिसका नाम हायन होता है और साथ ही इसका एक बेटा मिंचुन भी होता है। अब एक दिन ली हायन और मिंचुन को स्कूल ड्रॉप करने अपने कार से जाता है और तभी अचानक हायन को कार में कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिस पर हायन ली से बोलती है, पापा गाड़ी से अजीब स्मेल आ रही है। पर ली हायन की बातों पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। कुछ दूर जाने पर गाड़ी में मोबाइल का रिंग बजने लगता है। ली मोबाइल को देखता है पर ये इसका मोबाइल नहीं होता है। ये हायन से पूछता है, क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? जिसके जवाब में हायन इसे नहीं बोलती है। ली से ड्राइवर का फोन समझकर उठा लेता है, जिसके बाद दूसरी तरफ से कोई पर्सन ली को बताता है कि मैंने तुम्हारे कार के सीट के नीचे बम लगाया है। अगर तुम जरा सा भी हिले या सीट से उठने की कोशिश भी की तो मैं बम को फोड़ दूंगा, क्योंकि बम का डेटोनेटर मेरे हाथ में है, इसलिए कोई भी चालाकी मत करना। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही मत, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बम से उड़ा दूंगा। अब इधर ली बुरी तरह से डर जाता है और अपने हाथ को सीट के नीचे ले जाता है, जहाँ इसके हाथ से बम का वायर्स महसूस होता है। जिसके बाद ली उस पर्सन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस डिमांड करो। इधर वो पर्सन ली से पैसे की मांग करता है। वो पर्सन ली से $9,60,000 और $17,26,000 अकाउंट में भेजने को बोलता है, जिस पर ली खुद सोचने लगता है। और जस्ट इसी टाइम ली को उसके ऑफिस से कलीग का फोन आता है। यहाँ ली का कलीग उसे बताता है कि इसके सीट के नीचे भी बम लगा हुआ है और जरा सा भी सीट से हिला तो बम फट जाएगा। जिसके बाद ली अपने कलीग से मिलने जाता है। यहाँ आकर ली को समझ आ जाता है कि जिसने इसके सीट के नीचे बम लगाया है वही इसके कलीग के गाड़ी में भी बम लगाया है और वो पर्सन इससे भी पैसे की डिमांड कर रहा है। ली गाड़ी को सड़क के बीच में ही खड़ा किया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब सभी ली को अपनी गाड़ी साइड करने के लिए बोलते हैं। अब ली जैसे ही गाड़ी को साइड करता है वैसे ही उसके कलीग की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और देखते ही देखते ली के कलीग की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ली बुरी तरह से परेशान हो जाता है। ली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और तभी ली के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। इधर ली के कलीग के गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था, उसी टाइम गाड़ी का एक पार्ट्स ली के बेटे मिंचुन के पैर में धंस जाता है, जिससे मिंचुन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके पैरों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ली जैसे तैसे करके मिंचुन को शांत करा देता है और उस पर्सन से बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाने दो वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मगर पर्सन पहले पैसा मांगता है और तभी मिंचुन को हॉस्पिटल जाने देगा, वरना पर्सन गाड़ी को उड़ा देगा। अब पर्सन ली से ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगता है। इस पर ली बोलता है, पहले तो तुमने कम पैसे मांगे थे और अब इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? इस पर पर्सन बोलता है कि तुम्हारा कलीग मर गया है, अब उसके पैसे भी तुम्ही को देने होंगे। अब इधर ली झूठ बोलकर अपने क्लाइंट से पैसे मंगवाता है। अब ली को सबसे पहले कैश पैसे देने होते हैं, इसलिए ली अपनी बीवी को पैसे लेकर पर्सन के बताए हुए एड्रेस पर जाने को बोलता है। ली की बीवी पैसे लेकर एक दुकान के पास जाती है, जहाँ पर्सन इसे बैग वहीं रखने को बोलता है। ली की बीवी ली को बताती है कि यहाँ एक आदमी से घूरे जा रहा है, हो ना हो ये वही पर्सन है जिसने पैसे की डिमांड की है। मगर ली से पैसे वहीं रखकर वहाँ से जाने को बोलता है, मगर पता नहीं कहाँ से पुलिस वहाँ आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है जो ली की बीवी को घूरे जा रहा था। अब सभी खुश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि वो पर्सन जो पैसे की मांग कर रहा था वो पकड़ा गया, मगर होता उल्टा है, ये कोई आम नागरिक होता है। अब उधर ली को पर्सन का कॉल आता है। अब ये पूरी तरह से गुस्साया होता है। ये बोलता है, मैंने मना किया था पुलिस को मत बताना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वो बम को एक्टिव कर देता है और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। ली और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि इनकी मौत नजदीक है और कुछ ही पल में एक बम ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट ली की गाड़ी की नहीं होती है, बल्कि उसकी बीवी जहाँ खड़ी होती है उसके पीछे साइड होती है। ली सोचता है उसकी बीवी मर गई, मगर कुछ ही पल उसकी बीवी उसको कॉल करती है, जिससे ली समझ जाता है कि उसकी बीवी सुरक्षित है। अब ली और उस पर्सन में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। वो पर्सन ली को बोलता है, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? मगर ली उसे बताता है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। अब धमाके की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी होती है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और पुलिस को पता चल जाता है कि ली से किसी ने पैसे की डिमांड की है। अब पुलिस ली की खोज में निकल जाती है। इधर ली उस पर्सन को $2.6 मिलियन दे देता है, पर पैसे पूरे नहीं होते हैं, जिस पर वो पर्सन इससे और पैसे मांगता है। मगर ली से बोलता है कि अब हॉस्पिटल जाने के बाद ही मैं सारे पैसे दूंगा। बस इतना बोलते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और ली को घेर लेती है, मगर ली पुलिस को धक्का मारकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है, पर पुलिस
ली को एक जगह घेर लेती है और गाड़ी से बाहर आने को बोलती है, मगर ली बाहर नहीं आता है। वो पुलिस को गाड़ी से दूर रहने को बोलता है। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो ली गाड़ी को उड़ा देगा। दरअसल ली ने सब उस पर्सन के कहने पर बोला होता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पुलिस की हेड आती है जो ली से बात करती है। ये ली से बोलती है कि मुनचुन को छोड़ दो ताकि हम इसका इलाज करवा सके, मगर ली से मना कर देता है और उस पर्सन को दिखाता है जिस पर वो पर्सन कॉल किया होता है। वो पर्सन अब भी ली से कनेक्ट होता है। पुलिस की हेड समझ जाती है कि कोई और है जो ली को ब्लैकमेल कर रहा है और ये सब ली से करवा रहा है। इसके बाद वो ली को एक थैले में पानी और खाने का सामान देती है और साथ ही इसमें एक वायरलेस फोन भी छिपा कर देती है ताकि ली और उस पर्सन की बातें सुन सके, और खुद यहाँ से चली जाती है। अब ली फोन को स्पीकर में करता है और उस पर्सन से बात करने की कोशिश करता है, मगर उधर से कोई भी आवाज नहीं आती है। और कुछ देर बाद फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम उस वायरलेस फोन को फेंक दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर ली एक बार फिर हार जाता है और पुलिस के दिए हुए फोन को तोड़ देता है और रोने लगता है। फोन के टूटने कुछ देर बाद वो पर्सन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे थे, मैं यहीं पर हूँ, अगर होशियारी की तो ब्लास्ट कर दूंगा। ली समझ जाता है कि वो पर्सन यहीं कहीं आसपास है, इसलिए वो बच्चों को जाने देने को बोलता है। ली बोलता है, मेरे बच्चे को जाने दो, भले ही तुम मुझे मार दो मगर मेरे बच्चों को छोड़ दो। मगर वो पर्सन इसकी बात नहीं मानता है और इसे बोलता है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हो, अगर तुम आम जिंदगी जीते तो ऐसे दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। और इतना कहते ही इस एरिया के सभी सिग्नल बंद हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की हेड आती है और बोलती है, मैंने ही सारे सिग्नल बंद करवाए हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिस पर ली इसे सारी बातें बता देता है और ली इसे यह भी बताता है कि पर्सन यहीं कहीं आसपास है। अब पुलिस मिनचुन को हॉस्पिटल भेज देती है और हान को भी चलने को बोलती है, मगर हान नहीं जाती है। ये अपने पापा के साथ जाना चाहती है क्योंकि अगर यहाँ से गई तो पुलिस वाले इसके पापा को मार देंगे। दरअसल बम सिर्फ आगे की दोनों सीट में लगा होता है जिससे हान और मिनचुन सुरक्षित होते हैं, मगर पुलिस की हेड हान को यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहती है, जिससे हान आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है, जिससे बम एक्टिव हो जाता है। इस पर पुलिस की हेड हान को डांटती है, मगर हान इसे स्नाइपर की तरफ इशारा करती है और बताती है कि जैसे मैं यहाँ से जाऊंगी ये मेरे पापा को मार देंगे। अब हान और ली दोनों बम के ऊपर बैठे होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हान बोलती है, पापा बीच पर आए बहुत दिन हो गए हैं, जिस पर ली थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ली हान से सॉरी बोलता है। ली बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाया। इसके बाद दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी जस्ट पर्सन जिसने ली की गाड़ी में बम लगाया था वो ली के पास उसका भाई बनकर आता है और हान को यहाँ से ले जाता है और बोलता है, बचे हुए पैसे मैं जहाँ बोलूँ वहाँ लेकर आ जाना वरना मैं हान को नुकसान पहुँचाऊंगा। जिसके बाद ली यहाँ से गाड़ी भगा लेता है और एक केमिकल फैक्ट्री की ओर जाता है क्योंकि वो पर्सन हान को वहीं पर रखा होता है। रास्ते में जाते वक्त ली को फ्लैश बैक आते हैं जब ली बैंक में सिर्फ सेल्समैन की जॉब पर था और उसने धोखे से सभी वर्कर्स का पैसा बिना उनसे पूछे इन्वेस्ट कर देता है। जिसके बाद ली को तो प्रमोशन मिल जाता है पर गरीब वर्कर्स को उनके पैसे तक नहीं मिलते। उसी वर्कर्स में एक लेडी होती है जो फ्यूचर में इस बम्पर वाले पर्सन की बीवी होती है। इसने अपने सारे पैसे खो दिए होते हैं और वो भी ली के धोखाधड़ी की वजह से। इसी सदमे से इस पर्सन की वाइफ आत्महत्या कर लेती है और ये पर्सन जो पैसे ली से मांग रहा था वो बस अपनी पत्नी और वर्कर्स के लिए कंपनी के खिलाफ केस लड़ने का खर्च ले रहा था। और आज तक इस पर्सन ने ली के कंपनी के खिलाफ केस लड़ा था उसका रकम था जो आज तक केस नहीं जीत पाया। अब ली यहाँ आ जाता है जहाँ उस पर्सन ने हान का हाथ बांधकर गाड़ी में रखा था। ली यहाँ आकर हान को सॉरी बोलता है और ली रोने लगता है। कुछ देर बाद वो पर्सन ली की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और बोलता है, चलो हम साथ मरते हैं। और उसके बाद ली गाड़ी को ब्रिज से नदी में गिरा देता है। नदी में गिरकर पर्सन बेहोश हो जाता है, मगर ली एक बुक को हैंडल में फंसाकर सीट पर रख देता है ताकि बम ना फटे और खुद गाड़ी से बाहर आ जाता है। ली को देखकर हान रोने लगती है और ली उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद ली अपने पापों को पश्चाताप करता है और उस पर्सन की केस को लड़ता है और अपने कंपनी के खिलाफ गवाही देता है और सारी बातें मीडिया में शेयर कर देता है कि कैसे कंपनी ने वर्कर्स के साथ धोखा किया और सभी के पैसे ले डूबा। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए वरना इस वर्ष की सजा हमें इसी जन्म में देता है। तो इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर मूवी।